बच्चों, स्वागत है हिंदी गुरुकुल के एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि नेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और जो नेट का सिलेबस है उसमें इकाई 7 में एक कहानी है जिसका नाम उसने कहा था। और यह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी और अपने समय में लिखी गई एक बेहतरीन कहानियों की श्रेणी में इसको रखा जाता है। और इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में पहली बार सन 1915 में हुआ था। तो उससे संबंधित, उसके कथानक से संबंधित, उसकी कथा वस्तु से संबंधित और उसके संदर्भ में आलोचक ने क्या क्या मत दिए हैं, उससे संबंधित बातों को हम इस वीडियो में रखेंगे और साथ ही कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में आपके लिए वो सहायक सिद्ध हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बात करते हैं कहानी और कहानी के नाम की। तो कहानी का नाम उसने कहा था समय 1915। लेखक इसके जो है उनका नाम आ, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, ये लेखक का नाम है। लेखक के अन्य कहानियों में सुखमय जीवन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1911, बुद्धू का कांटा कहानी का प्रकाशन वर्ष 1914 है। और यह कहानी पहली बार जो है वह सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन जो है वो 1915 में हुआ था। चलिए अब बात करते हैं इसके कहानी के सारांश पर। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है, जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ बजे बाजार से शुरू होती है। तो आपको ये समझना होगा कि शहर का नाम अमृतसर से शुरू होती है। तो अगर कभी आपसे पूछे कि कहानी की शुरुआत किस शहर से होती है, तो शहर का नाम क्या हो गया? अमृतसर हो गया। जहां 12 वर्ष का लड़का, अर्थात लड़के की उम्र कितनी है? 12 वर्ष, और एक 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। तो प्रश्न यहां भी बनाया जा सकता है कि लड़की को किसके नीचे आने से बचाया गया? तो तांगे के नीचे से। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई? यहाँ एक शब्द लिखा है मंगनी, मंगनी हो गई। तो लड़की जो है धत कह करके भाग जाती है। और दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले, कभी दूध वाले के यहाँ मिलते रहते हैं। और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता है, अर्थात जो लड़का है बार बार सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई, क्या तेरी कुड़माई हो गई। और लड़की हर बार उसे जो है धत कह करके भाग जाती है। चलिए कुछ समय बाद जब लड़का पुनः लड़की से पूछता है, जब कुछ समय बीत जाता है तो लड़का फिर जब लड़की से पूछता है तो लड़की कहती है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई। तब वह लड़का क्या है? उदास हो जाता है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं उस लड़के के मन में उस लड़की के प्रति जो है प्रेम का भाव जग गया था। चलिए आगे देखते हैं इस कहानी में क्या है। इस घटना के बाद वह लड़का जो है सेना में भर्ती हो जाता है। यहाँ वह लड़का से तात्पर्य है जो लड़का उस लड़की से मिला था। तो वह लड़का कहाँ भर्ती होता है? सेना में भर्ती हो जाता है। और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने के लिए जाता है। कहाँ लड़ने जाता है? फ्रांस में। तो सवाल पूछा जा सकता है कि कहाँ लड़ने जाता है? तो फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच जो है वो प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती रहती हैं। इसका मतलब है कि ये जो आपस में कैरेक्टर हैं, जो चरित्र हैं, इनकी आपस में काफी बनती है। एक दिन क्या होता है कि एक दिन बोधा सिंह जो है वो बीमार हो जाता है। तब लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। अब ये बोधा सिंह कौन है? तो बोधा सिंह जो है जो सूबेदार हजारा सिंह है उसी का पुत्र है, सूबेदारनी का पुत्र है। चलिए एक बार जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह को के घर घूमने जाता है, तब सूबेदार की पत्नी पहचान जाती है कि वह वही लड़का है। यहाँ वह वही लड़का का मतलब है कि जो लड़का बचपन में उससे पूछा करता था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, जो बचपन में मुझे बार बार तेरी कुड़माई हो गई पूछा करता था। लहना सिंह भी उसको पहचान जाता है। तब लहना सिंह उसके घर से जब जा रहा होता है तो सूबेदार सिंह की जो पत्नी है, सूबेदार की जो पत्नी है, लहना को बुलाकर कहती है कि मेरे पति हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह का ख्याल रखना। तो ये कहती है, अब उसे पता हो या हो सकता हो कि ये प्रेम मुझसे करता था और शायद ये मेरी बात को मान जाए। चलिए आगे देखते हैं आगे वाली कहानी में क्या है। इंग्लैंड की ओर से सूबेदार हजारा सिंह। अब देखिए इंग्लैंड की ओर से लड़ने कौन कौन जाता है? सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह, दोस्त वजीरा सिंह, लहना सिंह सहित सभी लड़ने जाते हैं।
जर्मन की सेना इन लोगों पर हमला कर देती है। लहना सिंह अपने जान पर खेलकर जर्मन सैनिकों को हरा देता है और इन लोगों की क्या करता है, रक्षा करता है। तो भाई लहना सिंह चूंकि वादा करके आया था, तो वो जो इन लोगों की रक्षा करता है। युद्ध के दौरान हजारा सिंह, लहना सिंह और बोधा सिंह जो है तीनों घायल हो जाते हैं। देखिए, हजारा सिंह, लहना सिंह और बोधा सिंह ये तीनों क्या होते हैं, घायल आती है। और जब एम्बुलेंस इन लोगों को लेने के लिए आती है, तो एम्बुलेंस में जगह क्या होती है, कम होने के बावजूद जो है लहना सिंह, बोधा सिंह और हजारा सिंह को बैठा देता है और सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी से कहना कि जो उसने जो कहा था वह कर दिया। और अगली सुबह अखबार में लोग पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं कि राइफल जमादार सिंह घावों से मर गया। तो जो उसने वादा किया था वो निभाता है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो अब बात करते हैं देश और काल या वातावरण की। देखिए बच्चों, किसी भी कहानी में देश काल और वातावरण का बड़ा महत्व होता है, उसके परिवेश का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बिना परिवेश के कथा का जो विकास होता है, जो कथा चलती है, वो संभव नहीं होती है। जो कथाकार होता है वह परिवेश से ही कथा सूत्र में उस कहानी को बांधता है और कल्पना तत्व को उस परिवेश से ही क्या करता है, वो विकसित करता है। तो अगर हम देश काल और वातावरण की बात करते हैं, तो कहानी का देश काल और वातावरण का आकार ग्रहण करता है। परिवेश के बिना कथा विकास संभव नहीं होता, क्योंकि साहित्यकार अपने परिवेश से ही कथा सूत्र ग्रहण कर उसे अपनी कल्पना तत्व के आधार पर विकसित करता है। कहानी का वातावरण बनाने में लेखक पूर्ण रूप से सफल रहा है। यहाँ जो है कथा कथा कहानी का जो वातावरण है, उसको बनाने में लेखक पूर्ण रूप से क्या रहा है, सफल रहा है। आरंभ में अमृतसर से चलने वाले बाबू कार्ट वालों की मधुर वार्तालाप का वर्णन है और यह बताया गया है कि दूसरे शहरों के इक्के वाले जहां कर्कश और अश्लील शब्दों से रास्ता साफ करते कराते घोड़ों को संबोधित करते हैं, वही अमृतसर के लोग जो है तंग चक्रदार गलियों में भी शब्द और प्रेम का समुद्र उबड़ा देते हैं और संबोधित करते हैं। जैसे, क्यों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरो भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा आदि जैसे शब्द जो है वो कह करके रास्ते को खाली कराते हैं। इस कहानी में फ्रांस में युद्ध के वातावरण पर कहानी के प्रभाव को भी और गहरा जो है वो बना देता है। चलिए फिर देखते हैं कि देश काल में क्या और है। तो जिस समय ये कहानी लिखी जा रही है, उस समय विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर था। उस समय ब्रिटिश फौजें फ्रांस में थी और जर्मन से लड़ रही थी। भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था और यहाँ के लोग ब्रिटिश फौज के अंग थे। ऐसे में पंजाब के परिवार फौजों में प्रायः भर्ती होते चले गए। देखिए बच्चों, ये कहानी 1915 के आसपास की है और वो कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है। और भारत जो है उस समय अंग्रेजी उपनिवेश के अधीन था। भारत जो है वो गुलाम था और भारत के जो सैनिक थे वो ब्रिटिश फौज के इस तरह से अंग माने जाते थे। तो जब ब्रिटिश जो है वो फ्रांस के खिलाफ लड़ रहा है, तो भारत के जो सैनिक हैं, भारत की जो फौजें हैं, वो भी अंग्रेजों का साथ जो है वो दे रही थी। और यही इस कहानी के मुख्य में जो है वो लिखा गया है। तो पंजाब के परिवार भी प्राय फौजों में क्या होते हैं, भर्ती हो जाते हैं। लड़ाई का संक्षिप्त रूप से किंतु संक्षिप्त रूप में किंतु संक्षिप्त में लेखक करता है और खदक की ओर ले जाता है, जिसमें कुछ भारतीय सैनिक हैं। जिस खाई में कहानीकार लोगों को लेकर के जाता है, वह पहले से ही लहना सिंह, सूबेदार सिंह और वजीरा सिंह और बोधा सिंह में मौजूद हैं। इसके साथ ही लेखक ने उस समय के अमृतसर के जीवन को सजीव कर दिया है। अतः हम कह सकते हैं कि इस कहानी का देश काल बहुत ही प्रशंसनीय है, जो कहानी को क्या बनाता है, यथार्थ बनाता है और संवाद कथा को जो है वो आगे ले जाने का काम करता है। चलिए अब बात करते हैं इस कहानी के भाषा शैली की। देखिए कहानी जितना महत्व उसके देश काल, उसके वातावरण का होता है, कहानी की भाषा शैली भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। भाषा शैली के दृष्टिकोण से यह कहानी को एकदम महत्वपूर्ण कहानी माना जाता है। माना जाता है कि कहानी जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कहानी जब ये कहानी आई उस समय प्रसाद और प्रेमचंद भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख रहे हैं, लेकिन उनकी कहानियों का विकास उतना नहीं हो पाया या उनके अंदर वो परिपक्वता नहीं आ पाई थी। लेकिन इस कहानी में परिपक्वता थी और नगेंद्र जैसे प्रसिद्ध जो समीक्षक रहे, उन्होंने भी कहा था कि यह अपने समय में 30-35 साल आगे की कहानी जो है वो जान पड़ती है। चलिए दूसरी बात भाषा शैली में क्या है, तो देखिए इस कहानी की भाषा में जो है वो दैनिक बोलचाल की भाषा है। कहानी की जो भाषा शैली है वो दैनिक बोलचाल की भाषा में है, जिसमें हमें पंजाबी, उर्दू,
फारसी के शब्द हमें बीच बीच में सहज और स्वाभाविक रूप से दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इस कहानी में लोकोक्ति और मुहावरे का भी प्रयोग जो है भाषा में हमें दिखाई देता है, और जो इस कहानी को और प्राणवान बना देते हैं। जैसे 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, जरा तो आंखें लगने दो, आंख मारते मारते इत्यादि जैसे जो मुहावरे हैं, इनका प्रयोग हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। साथ ही भाषा में जो दैनिक बोलचाल की बात जो है, जो दैनिक बोलचाल के भाषा जो प्रयोग की जाती है, उससे इस कहानी में और भी मिठास पैदा करती है। जैसे होश में आओ, क्यामत आई है, और लेफ्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। लेफ्टन साहब या तो मारे गए या तो कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया था और शोहरा साफ उर्दू बोलता है। इसके साथ ही कहीं लोक भाषा के रंग में रंगी भाषा, कहानी के आरंभ में अमृतसर की भीड़ भरे बाजार में बम्बू काट वालों की बोली बानी जैसे हटो बाछा आदि का प्रयोग, तो कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दावली के परिपूर्ण भाषा, चांद निकलने और वायु चलने का दृश्य, जीवंत संवाद की रचना आदि कहानी की भाषा को भी और क्या बना देते हैं, वो जीवंत जो है वो बना देते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, हर कहानी के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। किसी न किसी कहानी के लिखे जाने के पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो स्वाभाविक है कि इस कहानी के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा। अब प्रत्येक कहानी के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई भी कहानी निरुद्देश्य नहीं लिखी जाती है, इसलिए उद्देश्य का होना आवश्यक होता है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? तो निस्वार्थ, त्यागी, वीर, बलिदान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देना है। कवि कह रहा है कि इस कहानी का उद्देश्य कवि ने क्या रखा है? तो निस्वार्थ, त्यागी, वीर और बलिदान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देना है। इस कहानी के माध्यम से कवि यह कहने की कोशिश कर रहा है कि जीते तो सब लोग अपने लिए हैं, लेकिन इंसान वही है जो दूसरे के लिए जीता है, जो दूसरे के लिए मरता है। और ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति जो है वो बिरले ही मिलते हैं, लेकिन होते अवश्य हैं। तो माझे गांव का लहना सिंह जो है वो ऐसे ही व्यक्तित्व का धनी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह कहानी का उद्देश्य जीवन के मानवीय मूल्यों की स्थापना करने के साथ साथ प्रेम और कर्तव्य के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर व्यक्ति के चरित्र का गुणगान करता है। अगर बात करें इस कहानी के और उद्देश्यों की, तो यह कहानी किशोरावस्था की सच्ची, निर्मल और सात्विक प्रेम भावना से युक्त है। क्योंकि जिस समय नायक इसका जो लहना सिंह है, जिस समय लड़की से मिलता है तो उसकी उम्र 12 साल की होती है और लड़की की उम्र जो है 8 साल होती है। इस कहानी से लेखक ने एक सच्चे आदर्श स्वरूपी प्रेम को प्रस्तुत किया है, और दूसरी ओर रणबांकुरे वीर सैनिक के नेतृत्व क्षमता, वीरता, शौर्य, बलिदान और भावना दिखा करके सच्चा कर्तव्य मार्ग दिखाने की कोशिश करता है। चलिए अगली बात क्या है इसमें? तो गुलेरी जी की साहित्य रचना का उद्देश्य क्या है? तो एक उद्देश्य राष्ट्र उत्थान भी है, प्रगति पर देश को ले जाना है। उसने कहा था कहानी में जहां त्याग, वीरता, बलिदान, प्रेरणा से ओतप्रोत है, वहीं इनकी एक कहानी और है जिसका नाम सुखमय जीवन है। यह कहानी जो है तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीय राजनीति पर और समाज में व्याप्त पाखंड का यथार्थ चित्रण करती है। तो कहीं न कहीं उस कहानियों के माध्यम से गुलेरी जी कुछ न कुछ संदेश देने की कोशिश जो है वो करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि इस कहानी के संदर्भ में जो आलोचकों का दृष्टिकोण है, जो आलोचक है वो इस कहानी के संदर्भ में क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करें इसके संदर्भ में, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कहानियों की जो भूमिका है, जिसमें अमरकांत झा क्या लिखते हैं इसके संदर्भ में समझा जाए। अमरकांत झा लिखते हैं कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में विशेषकर ऐसी विलक्षणता है कि एदत कृत कारणे किमन्यथा रोदति ग्रावाह। ये बात कहते हैं कौन? अमरकांत झा ने लिखा है इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि घटना ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है। तो उनके कहने का मतलब यह है कि इस तरह की घटनाएं तो हमेशा होती रहती हैं, पर उसमें से भीतर से प्रेम का स्वर्गीय रूप झांक रहा है, लेकिन केवल झांक नहीं रहा है बल्कि निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लजता, प्रबलता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता, बल्कि कहानी की घटना जो है वो बोल रही है और पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है, बल्कि कहानी की जो घटनाएं हैं वही बोल रही हैं, बल्कि पात्रों को बोलने की कोई इसमें जरूरत नहीं है। ऐसा शुक्ल जी का मत है। चलिए इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं?
नगेंद्र कहते हैं कि गुलेरी की कहानियों का प्रमुख आकर्षण रस तो है ही। रस की उथली रासिकता या मानसिकता विलासता का तलब विद्रव्य नहीं है, बल्कि जीवन के गंभीर उपभोग से खींचा हुआ गाढ़ा रस है। चलिए आगे देखते हैं कि नंदुलारे वाजपेयी इसके संदर्भ में क्या कहते हैं। नंदुलारे वाजपेयी ने कहा था उसने कहानी में कि घटनाएं भी हैं, संयोग भी हैं और रोमांटिक दृष्टि भी है, लेकिन उन सबका संगठन एक वैशिष्ट के साथ हुआ है। प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान का पारस्परिक संघर्ष का इतना असाधारण और संवेदनात्मक रूप में हुआ है कि कहानी नहीं जान पड़ती है। और यह मत किसका है? यह मत जो है वो नंदुलारे वाजपेयी का है। श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि गुलेरी जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से भाव और परिस्थितियों में सजीवता का समावेश किया है। मधुरेश ने लिखा है उसने कहानी के संदर्भ में कि शिल्प विधान की दृष्टि से कहानी एक झटके में प्रौढ़ बन जाती है। प्रेम, बलिदान, कर्तव्य की भावना से अनेक कहानियां लिखी गई, किंतु यह कहानी अपनी मार्मिकता और सघन गठन के कारण आज भी अद्वितीय बनी है। हिंदी कहानी के प्रारंभ में ऐसी श्रेष्ठ रचना का प्रकाशित होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। तो इस कहानी को मधुरेश जो है एक महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं विनोद शंकर व्यास क्या कहते हैं। व्यास मधुकरी की भूमिका में कहते हैं कि 1915 में उसने कहा था कहानी ने विद्वानों को चकित कर दिया। हिंदी कहानी में आज तक इतने जोड़ की दूसरी कहानी जो है हमें देखने को नहीं मिलती है। इस कहानी का शीर्षक भी बड़ा आकर्षण है। हिंदी में यह पहली वास्तविक कहानी है। इस कहानी के सब अंग वर्तमान में है और जो इस कहानी को पढ़ेगा वह पूरी जीवन भर भूल नहीं पाएगा। तो भाई विनोद शंकर व्यास का मत यह है कि आप जीवन भर इस कहानी को पढ़ लेंगे तो जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी निबंध संग्रह विचार और अनुभूति में एक लेख में लिखा है कि गुलेरी जी की कहानियां उसने कहा था कहानी का आरंभ चंचल मधुर है, पर अंत में जैसी सारी कहानी रस में डूब जाती हैं। लहना सिंह के पुरुषार्थी व्यक्तित्व के से शक्ति प्राप्त कर अंत में उसके बलिदान की करुणा कितनी गंभीर हो जाती है। सर्द, हरास, ओज, कारुण्य, इनके मिश्रण से इनका जो परिचय होता है वह अत्यंत प्रगाढ़ और पृष्ठ होता है। और यह बात कौन कहता है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, अपने निबंध संग्रह विचार और अनुभूति की भूमिका में कहा है। चलिए अब बात करते हैं कहानी के पात्रों की। तो देखो बच्चों, कहानी का प्रकाशन 1915 में सरस्वती पत्रिका में हुआ है। लहना सिंह प्रमुख पात्र है। नंबर इसका जो है वो जो सैनिकों का नंबर होता है वो नंबर है। सिख राइफल में जमादार है। बचपन में अपने मामा के यहाँ एक लड़की से प्रेम हो जाता है, बाद में सूबेदारनी बनती है। यह कर्तव्यनिष्ठ सिपाही, कुशल सिपाही है और अपने वचन को निभाने वाला व्यक्ति है। प्राणों वचन पर अपने प्राणों को कुर्बान कर देने वाला व्यक्ति है। दूसरी बात करें सूबेदारनी। सूबेदारनी कौन है? तो सूबेदारनी सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है, बोधा की माँ है। बचपन में मामा के यहाँ लहना सिंह से मिलती है जो उसकी जान बचाता है और लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए भिक्षा मांगती है। चलिए अगले पात्र को देखते हैं। पात्र का नाम सूबेदार सिंह। सूबेदार सिंह कौन है? तो भाई सूबेदार सिंह सूबेदारनी का पति है, बोधा सिंह का पिता है। लहना सिंह को बहुत चाहता है। सरकार ने खुश होकर लायनपुर में इसको जमीन दे दी है। बोधा सिंह कौन है? तो हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। युद्ध में घायल होने पर लहना सिंह अपने गर्म कपड़े और अपने बिस्तर जो है वो बोधा सिंह को दे देता है। चलिए आगे देखते हैं गौण पात्रों में कौन कौन से पात्र हैं। तो देखो गौण पात्र में आपको मिलेगा कौन? सजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। पलटन साहब 5 वर्ष में लहना सिंह के रेजिमेंट के अफसर रहे। उनको कोई जर्मन सैनिक मार करके उनका वेश धारण कर लेता है और लहना सिंह उसको पहचान जाता है, उसको मारता है और लहना सिंह भी घायल हो जाता है। महासिंह, शाम सिंह सिपाही हैं दोनों। अतर सिंह सूबेदारनी के मामा हैं। किरत सिंह लहना सिंह का भाई है। अब्दुल्ला लेफ्टिनेंट साहब का खानसामा और पलटू राम डाक बाबू और तुर्की जो है ये मौलवी हैं। तो ये प्रमुख पात्र और गौण पात्र है। चलिए अब बात करते हैं इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इस कहानी में। तो चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो देखिए यह कहानी पूर्वदत्त शैली में लिखी गई। किसमें लिखी गई है? तो यह कहानी जो है पूर्वदत्त शैली में लिखी गई है। प्रेम के आदर्श का स्वरूप का चित्रण है। त्याग वीरता की कहानी कही गई है। प्रथम विश्व युद्ध इसकी पृष्ठभूमि पर है। देश प्रेम की कहानी कही है, ये प्रेम है। देश प्रेम की कहानी कही गई है। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है इसमें। तो आगे वचनबद्धता और हेतु प्राणों का समर्पण है। सैन्य जीवन, युद्ध और विभीषिका का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। साथ ही हमें क्या मिलता है? तो देखो उसने कहा था जो कहानी है, यह कहानी में कुल 5 खंड हैं। 4 युद्ध स्थल पर आधारित है और 1 अमृतसर पर आधारित है। प्रथम खंड असफल प्रेमी और अन्य भागों में सफल सैनिक, समझदार नेतृत्वकर्ता और संवेदनशील मानवतावादी
नायक रूप में उभरा है। हर खंड में उसका चरित्र निखरता चला गया है। पहले खंड और दूसरे खंड में जो अंतर है उसे भरता है कौन? तो फ्लैशबैक जो पद्धति है, पूर्वदीप्ति जो शिल्प है, वह उसको भरने का काम करती है। कलात्मक संयम और घटनाओं का संयोजन भी काबिले तारीफ है। कथा वस्तु का अधिकांश जो भाग है वो युद्ध स्थल से संबंध रखता है। इसमें इसके भी ऐतिहासिक कारण है। युद्धोन्माद तत्कालीन दौर की विशेषता है। संपूर्ण विश्व न चाहते हुए भी दो खेमे में बटा हुआ है। इसलिए भीषण युद्ध की सजीव कहानी इस कहानी में हमें देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से प्रमुख स्थान मिलेंगे आपको देखने को। तो अमृतसर मंगरे सूबेदारनी का घर है, मांझे लहना सिंह का घर है, गुरु बाजार लहना सिंह के मामा का घर है, जगाधरी जहां लेफ्टिनेंट साहब शिकार खेलने गए थे, और लायलपुर बरनी जहां सूबेदारनी को सरकार ने खेत दिया था। तो ये कहानी में आए हुए स्थान है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे इससे संबंधित प्रमुख प्रश्नों की। तो इससे संबंधित जो प्रमुख प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि उसने कहा था कहानी जो है वो कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में है, 3 भागों में है, 4 भागों में है या 5 भागों में है? तो बच्चों पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? तो पहले का उत्तर हो जाएगा डी, 5 भागों में। अभी हमने बात की, तो यह कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में है? 5 भागों में विभक्त है। चलिए सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? कहता है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? 15, 10, 5 और 20। तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कितने आदमी को? तो 20 आदमी को। कितने आदमी को? 20 आदमी को। चलिए सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहे हैं? कह रहे कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा है? कह रहा है कि लहना सिंह का सिर जो है अपनी गोद में लेकर के कौन बैठा है? हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह या अतर सिंह? तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखो बच्चों, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में जो है वो लेकर के वजीरा सिंह बैठा है। कौन? वजीरा सिंह, अर्थात उत्तर नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 4 नंबर। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? कह रहा है कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो आपको कुड़माई का अर्थ बताना है। ए कह रहा है मंगनी, बी कह रहा है विवाह, सी कह रहा है कड़वी बात और डी कह रहा है दहेज। तो देखो बच्चों, कुड़माई का मतलब क्या होता है? कुड़माई का मतलब होता है मंगनी। क्या होता है? तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी होता है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? सरकार ने सूबेदार सिंह को जमीन कहां दी थी? तो 5वें का उत्तर बताना है कि सरकार ने सूबेदार सिंह को जमीन कहां दी थी? सजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में या लायलपुर में? तो बच्चों इसका उत्तर डी हो जाएगा। जमीन कहां दी थी? लायलपुर में दी थी। बाकी इधर कहीं भी जमीन नहीं मिली थी। उत्तर कौन सा सही होगा? बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिख राइफल में जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? कह रहा सिख राइफल्स में जमादार सिंह लहना का नंबर क्या था? ए 77, बी 105, सी 180 और डी 72। तो आपको बताना है। तो हमने पढ़ा था पीछे कि जमादार सिंह का नंबर जो था वो 77 नंबर था। कितना था? 77 नंबर था। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? कह रहे सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। तो आपको बताने कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? ए बोधा सिंह, बी महासिंह, कीरत सिंह और जगाधरी सिंह। तो आपको बताना कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो बच्चों सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा था। तो 7वें का पहला वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 8वां देखते हैं। कह रहे कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? सवाल पूछा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो आपको ये बताना है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह या महिब सिंह? तो आपको बताना है कि लहना सिंह की मृत्यु जो है वो किसके गोद में होती है? तो देखो बच्चों, लहना सिंह की जो मृत्यु होती है वो किसके गोद में होती है? तो वो होती है वजीरा सिंह के। बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। कह रहा है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? तो आपको ये बताना है कि लहना सिंह किस गांव का रहने वाला था? मंगरे का, माझे का, कटरा का या तिलघरिया का? तो आपको लहना सिंह के गांव का नाम बताया है। तो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है लहने सिंह के गांव का नाम माझे था। तो किस कहां का रहने वाला था? माझे का रहने वाला था। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां क्या कह रहा है। कह रहा है कि उसने कहा था कहानी शीर्षक में उसने शब्द कहानी के किस पात्र के लिए प्रयोग हुआ था? आपको ये बताना है कि उसने शब्द कहानी के किस पात्र के लिए प्रयोग हुआ है? वजीरा सिंह के लिए, सूबेदार के लिए, सूबेदारनी के लिए या लहना सिंह के लिए? तो आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी में उसने शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो बच्चों उसने शब्द जो है वो सूबेदारी सिंह के लिए प्रयोग हुआ था, क्योंकि उसने ही कहा था ना कि तुम मेरे बेटे और अब मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। तो उसने का मतलब सूबेदारनी के लिए प्रयोग हुआ है। तो 10वें का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए
अब देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? तो आपको बताना है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। रोज कहानी, ओ सदा नीरा, एक लेख और एक पत्र और उसने कहा था। तो बच्चों ये कहानी उसने कहा था का अंश है। तो उसने कहा था में कहा गया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। चलिए सवाल नंबर 12 में क्या करें। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो आपको बताना है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ए कह रहा है कि चरित्र प्रधान है, बी कर्म प्रधान, सी धर्म प्रधान और डी भाव प्रधान। तो आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी जो है वो किस तरह की कहानी है। तो उसने कहा था बच्चों जो है वो कर्म प्रधान कहानी है। किस तरह की कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 13 में क्या कह रहा है। अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। प्रस्तुत कथन उसने कहा था कहानी में किसका है? अब घर जाओ और कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था वो मैंने कर दिया। तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है? लहना सिंह का है, वजीरा सिंह का है, सूबेदार सिंह का है या इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों यह कथन जो है वो किसका है? वो लहना सिंह का है। तो 13 का उत्तर ये हो जाएगा। और अब सवाल बात करते हैं 14 नंबर सवाल की। करे इस बार आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा, तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने तेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है। उसने कहा था कहानी में यह कथन किसने किससे कहा है? तो आपको बताना कि किसने किससे कहा है। वजीरा सिंह ने लहना सिंह से, लहना सिंह ने वजीरा सिंह से, लहना सिंह ने सूबेदार से, सूबेदार सिंह ने सूबेदारनी से। तो आपको 14 का उत्तर बताना है। तो देखो बच्चों 14 का उत्तर हो जाएगा बी, लहना सिंह ने वजीरा सिंह से यह बात कही थी। और आज का बच्चों अंतिम सवाल पूछ क्या कह रहा है। कह रहा है, दिल्ली शहर ते पिसौर दो जान दिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मड़िए। उसने कहा था कहानी में इस गाने को कौन गाता है? तो आपको बताना है कि उसने कहा था इस कहानी में इस गाने को कौन गाता है। जर्मन सिपाही, अंग्रेज सिपाही, तुर्क सिपाही या सिख सिपाही। तो बच्चों इस गाने को उसने कहा था कहानी में जो सिख सिपाही है वो गाते हैं। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और यदि आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक अधिक से अधिक लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।